दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो आप ये समझ ही सकते हो कि स्टॉक में कुछ गिरावट तो जरूर बनी है फ्राइडे को। लेकिन क्या आने वाले समय में स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ सकता है या फिर यहाँ पे गिरावट की संभावना बनेगी? तो सरकारी शेयरों को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी रहते हैं कि पिछले कई सालों में सरकारी शेयरों ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। पीएसयू स्टॉक में लोगों ने ज़बरदस्त नुकसान किया है। लेकिन इस स्टॉक ने तो लोगों को मालामाल कर दिया है। या जो रिटर्न है वो कई गुना है। यानी आप समझ सकते हो कि इतना कोई भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि देखिए रिटेल कोटे में इतना ज़्यादा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी जो प्राइस है वो ज़बरदस्त है। और ऐसे में आने वाले समय में क्या इस स्टॉक उससे कई गुना और आगे बढ़ेगा या फिर वापस गिरावट की संभावना बनेगी? तो यहाँ पे देख लो कि कंपनी के सीएमडी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, उस बयान को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की तरफ से भी कुछ बड़ी बातें कही गई है, कुछ गुड न्यूज दी गई, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय हमें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर ये एक तरह से खरीदारी का मौका है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, क्लोजिंग 109 पर यहाँ पे 0.36% की गिरावट थी। तो देख सकते हो कि बाजार में कुछ नरमी बनी हुई है एफआई की बिक वाली, और इस वजह से यहाँ पे भी दबाव देखने को मिला। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को बम्पर रिटर्न दिया है। 32 रुपीज़ में सरकार ने ये IPO लाया था। अब आप देख सकते हो 50 रुपये में तो इसकी लिस्टिंग ही हुई, यानी लिस्टिंग में ही लोगों को शानदार रिटर्न तो मिला। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया वो शानदार दौड़ा, अपर सर्किट भी लगे। और आप देखें तो 218% का रिटर्न ही मिल गया आप देखें आने वाले समय में। यानी स्टॉक ने जबरदस्त दौड़ लगाई, सिर्फ 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही इस स्टॉक ने लोगों को बम्पर रिटर्न दे दिया। अब यहाँ पे इसकी उलट स्थिति बनी थी IRFC में। सरकार ने जब IRFC का IPO लाया था, अब आप देख ही सकते हो उस समय ये भी फाइनेंस कंपनी है और वो भी फाइनेंस कंपनी है। ये पावर फाइनेंस कंपनी है, वो इंफ्रा रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। काफ़ी कम प्राइस में IPO लाया था। आप देखें तो कि सरकार ने इसकी इशू प्राइस 26 रुपये रखी थी, लेकिन लिस्टिंग डिस्काउंट में हो गई और कम से कम 1.5-2 साल तक स्टॉक 21 के आसपास रहा। यानी आप समझ सकते हो कि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि यह स्टॉक इतना खराब क्यों प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन वो भी जब दौड़ने लगा तो उसने भी शानदार प्रदर्शन किया, लगभग 4 गुना जबरदस्त रिटर्न दिया उसने भी। यानी जो 21 के आसपास स्टॉक था वो लगभग 92 तक गया और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। तो ये आप समझ सकते हो कि इसके अंदर संभावना बनती है। तो क्रिश जो देख सकते हो कि अरुण केजरीवाल जो फाउंडर है केजरीवाल रिसर्च के, उनका कहना है कि रेलवे के शेयर ने जो तेजी बताई यह बाद में बताई, उसके लिए कम समय लगा, लेकिन यहाँ पे इसके पहले ही इसने तेजी बता दी है। अब आने वाले समय थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट होगा और फिर तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी के CMD प्रदीप कुमार दास ने की स्टेक होल्डर की मीटिंग थी, 15वीं स्टेक होल्डर मीटिंग, इसमें अपनी जो भी विजन थे उसको लोगों के सामने क्लियर किया है। आगे आने वाले समय कंपनी किस तरह से आगे बढ़ेगी, रिन्यूएबल सेक्टर में किस तरह से अपना जो योगदान देगी, उसके बारे में सारी जानकारी उन्होंने साझा की है। अब इस मीटिंग के दौरान क्या क्या इरेडा ने अचीवमेंट किया उसके बारे में जानकारी दी और आगे के किस तरह से लोन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से ग्रीन एनर्जी के लिए वो अपना योगदान देगा, उसकी सारी डिटेल जानकारी यहाँ पे उन्होंने शेयर की है। जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो प्रदीप कुमार दास है CMD, उनको CMD ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। ये मिनी रत्न कैटेगरी में जो बड़ा एक अचीवमेंट है। इसका मतलब है कि उनका जो कामकाज करने का तरीका है वो बहुत ही शानदार है और इसी वजह से कंपनी तेजी से ग्रो भी कर रही है और आने वाले समय इसका रेवेन्यू और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी ने अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव भी किया, रिटेल सेगमेंट में भी एंट्री कर ली है। आने वाले समय में इससे बेहतर परिणाम की उम्मीद है और जैसे सरकार ने अपना जो विजन क्लियर किया कि आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश करना है, इसमें जो बड़ा योगदान होगा वो इरेडा का ही होगा। ऐसे में आने वाले समय यह शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। इरेडा आने वाले समय में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की लिस्ट में स्मॉल कैप की कैटेगरी में शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि जनवरी के पहले सप्ताह में ही देख सकते हो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो लिस्ट है उसके बारे में इस कैटेगरी की जानकारी साझा हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि कुछ स्टॉक है जो लार्ज कैप में जाएंगे, किसकी एंट्री मिड कैप में होगी, जैसे सुजलॉन जैसे स्टॉक जो स्मॉल कैप से अब मिड कैप में जाएगा, IRFC। और इसके अलावा देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस जो नए कंपनियां जो लिस्ट हुई है यह अब यहाँ पे लार्ज कैप का हिस्सा बन जाएगी। और दूसरी तरफ देखें तो कुछ स्टॉक जो अभी लेटेस्ट आए
नई लिस्टिंग में देखें तो आप दो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, आरआर काबेल, सेलो वर्ल्ड, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, होनेसा कंज्यूमर, ये स्टॉक है जो स्मॉल कैप कैटेगरी में जाएंगे। तो यहाँ पे एमएफआई लिस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद बनेगी, क्योंकि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पे इंडेक्स बेस ही काम करते हैं। तो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड की जो स्मॉल कैप में एंट्री होती है, जो स्मॉल कैप में वो निवेश करते हैं, उनका निवेश आना शुरू हो जाएगा इरेडा के अंदर। तो नया इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बनेगी। तो जनवरी के पहले सप्ताह में ही ये संभावना बन जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि ये लिस्ट का हिस्सा बनने जा रही है, और बाद में आप देखें तो यहाँ पे तेजी की संभावना बनेगी। तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, और इससे इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है हमें आने वाले समय में। ये बहुत ही अच्छा मौका है। वैसे वेट कर सकते हैं, बहुत ही कम दिन बाकी है, जनवरी के पहले सप्ताह में ही इस लिस्ट का ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के है, क्रिसिल रेटिंग की तरफ से भी इंडिया के जो ग्रीन एनर्जी का जो टारगेट है उसको सामने रखा है। तो उनका कहना है कि आने वाले 2032 तक जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी है वो आधा हिस्सा ले लेगी। यानी जो इस समय हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, उसमें जितनी भी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते हैं, उसमें 73% योगदान थर्मल पावर प्लांट का है। लेकिन 2032 तक इसमें 50% का योगदान रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगा। तो यह क्रिसिल MIM रिसर्च की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। तो क्रिसिल का कहना है कि करीब 550 गीगावाट की कैपेसिटी 2031-32 तक पाली जाएगी। इस समय जो 172 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी है, जिसमें हाइड्रो और पंप स्टोरेज भी शामिल है। तो आने वाले समय में देखें तो जो RE इंस्टॉल कैपेसिटी होगी वो 270 से 290 गीगावाट होगी, जिसमें सोलर एनर्जी का योगदान होगा। इसके अलावा 120 से 140 गीगावाट की जो होगी वो विंड एनर्जी होगी, जिसमें ऑनशोर और ऑफशोर विंड दोनों ही शामिल है। इसके अलावा 40 से 60 गीगावाट की जो होगी वो यहाँ पे स्टोरेज की कैपेसिटी हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से होगी, और 70 गीगावाट स्टोरेज की होगी। तो इस तरह से आप देखें तो ये टारगेट सेट होता हुआ दिखाई देगा, और इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप समझ सकते हो कि ये कैपेसिटी को बढ़ाना है तो निवेश बहुत ज़्यादा चाहिए। इस समय जो रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का होगा, जो ये एकमात्र ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इकलौती कंपनी है। इसका फायदा सीधा इसको मिलेगा, और बेनिफिट इसको मिलेगा ही, क्योंकि इसका रेवेन्यू बढ़ेगा जब इनको मौका मिलेगा। तो ये आप समझ सकते हो कि ये जो रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में सरकार जिस इस सेक्टर की तेजी को बढ़ाना चाहती है, ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि COP28 में भी उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम जल्द से जल्द ग्रीन एनर्जी में अपने कारोबार को कन्वर्ट करेंगे। 2070 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में जाना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि इंडियन डेवलपमेंट भी कमाल करता हुआ दिखाई देगा। जो सबसे जो बड़ी बात है गौर करने वाली, कि ग्लोबली हमारी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से हमने इंस्टॉल कैपेसिटी पा ली है, जिसमें लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी शामिल है। और विश्व की विंड एनर्जी सेक्टर में चौथी सबसे बड़ी हम देखें तो शक्ति है। इसके अलावा चौथा ही नंबर हमारा सोलर कैपेसिटी के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर है। तो हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो काफ़ी शानदार है, और तेज़ी से उसमें वृद्धि भी हो रही है। और ये सबूत है कि आने वाले समय में इसमें तेज़ी तो आएगी, और इससे संबंधित जो शेयर है वो भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। सरकार इस समय देखे तो 2030 तक के लिए 50% रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को पाना चाहते हैं, और 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में यह जो स्टॉक है रिन्यूएबल एनर्जी के संबंधित जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, इसकी प्राइस लगातार बढ़ेगी। इस समय भले ही 100 के आसपास हो, ये निकट भविष्य में 1000 भी हो सकता है, लेकिन एक एट प्रेजेंट जो करंट में इसकी जो प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो इसमें अब दबाव तो थोड़ा देखने को मिलेगा ही। काफ़ी लोगों ने 50-60 के आसपास खरीदारी की है, तो उनका दबाव देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में आप न सोचें इस लेवल पे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट में निवेश का ये अच्छा मौका है। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।